नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हमारा इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को जाना था, फिर उसके बाद प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग को पढ़ा था। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को जानेंगे बेसिकली। एंड दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अभी तक अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले तो हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक। देखो, बैंक एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, अगर बैंक की बात करें तो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इसका मतलब क्या है? यह मीडिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। कोई बैंक है, सपोज दैट दिस इज बैंक। हाँ, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है, ठीक है, वह पैसे जमा करता है 100 रुपए, सपोज दैट। हाँ, ये सेवर हो गया जो कि सेव करेगा, मतलब पैसे को सेव करेगा, ठीक है। अब बरोवर है, कोई बिजनेसमैन है, उसको नीड है 100 रुपए की, तो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है। तो वहां से इस पैसे को वो बोरो कर सकता है। हालांकि इस पे कुछ इंटरेस्ट उसको पे करना होता है, बट ठीक है, हाँ, यहाँ से बोरो कर लेता है। तो क्या हुआ, बैंक बैंक कहीं ना कहीं एक तरह से मीडिएट किया ना, जो यहाँ पे सेवर हो गया और ये बोरोवर हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो कि मीडिएट करता है बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। अब ये डिपॉजिट कहाँ से करता है पैसे को? फ्रॉम पीपल। हाँ, और देता किसको है? लेंड मनी बिजनेसेस एंड जो कंज्यूमर्स, जिसको भी नीड है कंज्यूमर्स को, हाँ, वह बैंक जा सकते हैं और पैसे को ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बिजनेसेस हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस रन करते हैं, उनको पैसे की नीड होती है तो बैंक के पास जाते हैं और बैंक से पैसे उधार लेते हैं कुछ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब देखो, इसमें प्राइमरी लाइबिलिटीज क्या होती है? डिपॉजिट्स। जो पीपल का डिपॉजिट्स बैंक में दिया गया है उसको हम प्राइमरी लाइबिलिटी बोलते हैं। वो बैंक की एक लाइबिलिटी होती है कि बाद में उसे पे कर। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज दैट मैं हूं, ठीक है। आप आए, बोले कि भैया आप 100 रुपये मेरा रख लीजिए, 100 रुपये आप रख लीजिए, मैं जब मुझको इसकी नीड होगी मैं आपसे ले लूंगा, अगर मेरे पास रहा तो खर्च हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं आपसे 100 रुपये लिया हूँ, मेरे पास पड़े हैं, तो इट इज़ माई लाइबिलिटी ना, कि मैं इसको सेफली रखूँ और अच्छे तरीके से रखूँ। तो इसी को लाइबिलिटी है। जो बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट पड़े हैं पब्लिक के, वह बैंक की लाइबिलिटी है कि उसे सेफली रखे, ठीक है। अब वो अपने पास ना रख के किसी को लोन दे दे रहा है, तो लोन अपने लाइफ उस पे दिया है ना, कि अगर वो किसी पर्सन को लोन दे रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेकर लोन दिया है ना, तो यह क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा बैंक का, क्योंकि बैंक के अकॉर्डिंग यह लोन दिया गया है, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी जो एसेट है यह लोन होता है। तो प्राइमरी लाइबिलिटी क्या होगा? डिपॉजिट, जो पीपल्स के डिपॉजिट हैं बैंक में। और प्राइमरी एसेट क्या हो गया? जो बैंक ने लोन दिया है पब्लिक को, किसी भी कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को जो लोन दिया है वह प्राइमरी एसेट हो गया, ठीक है, बैंक का। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं? देखो, वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स को पढ़ेंगे, लैंड डेवलपमेंट बैंक को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स को। इन सारे को हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉमर्शियल बैंक को देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है थ्रू करेंट्स एंड सेविंग अकाउंट। जो करेंट और सेविंग अकाउंट होता है फ्रॉम द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट के एक्सेप्ट करता है करेंट करेंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू पब्लिक का, ठीक है। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? पब्लिक है, ठीक है, बैंक है, यह गया, सपोज 100 रुपये इसने यहाँ पे जमा किया, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का बेसिकली मतलब यही है कि जब मैं तो 100 रुपये आपको दे रहा हूँ, बैंक को 100 रुपये रखने के लिए दे रहा हूँ, जब मुझे नीड होगी इसकी तभी मैं जाके यहाँ से निकाल लूंगा पैसा, 100 रुपये, ठीक है। दैट इज डिमांड डिपॉजिट। मतलब जब मुझे नीड होगी मैं उसकी डिमांड कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमर्शियल बैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक दो टाइप के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक देखो, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होता है और एक नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है। ये दो टाइप के बैंक होते हैं। अब इसको आगे देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्या है कि यह जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है, मतलब उस शेड्यूल के अंदर यह आता है, ठीक है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है? यह उस एक्ट के तहत नहीं आता है, मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 में है वह उसमें लिस्टेड नहीं है, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिस्टेड है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो पेड अप कैपिटल है वह 5 लाख और उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
पेड अप कैपिटल मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल मीन्स हाउ मच मनी द शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब जो एक कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उसका जो इन्वेस्ट शेयर होल्डर है, वह कितना इन्वेस्ट किया है। मतलब जो शेयर होल्डर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वह कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, यह पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, अब यह पेड अप कैपिटल का करते क्या है? अगर एसबीआई का पेड अप कैपिटल 5 लाख है, तो वह उस कैपिटल से अपने बिजनेस को रन कर सकता है, लाइक बाइंग इक्विपमेंट्स, बाइंग शेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो 5 लाख और उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल है, इससे एसबीआई आप ले लो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, वह अपने बिजनेसेस को रन कर सकता है स्मूथली। ठीक है, उसे कहीं किसी के पास जाना नहीं होगा पैसे के लिए। ठीक है, अब इसका जो रिजर्व कैपिटल है, पेड अप कैपिटल बेसिकली उसका लेस देन 5 लाख है, मतलब 5 लाख से कहीं ना कहीं कम है पेड अप कैपिटल। ठीक है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है? यह इलिजिबल होते हैं लोन के लिए फ्रॉम आरबीआई। मतलब ये अगर इनको लगता है मेरा बैलेंस कुछ डगमगा रहा है, तो ये आरबीआई के पास कभी भी जा सकते हैं लोन के लिए। ठीक है, बट नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं जा सकते, सिंस क्योंकि यह लिस्टेड नहीं है, तो इसकी वजह से यह आरबीआई के पास नहीं जा सकते हैं लोन के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? हाँ ठीक है। अब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हो गया हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरआरबी, फॉरेन बैंक्स हो गए। ठीक है, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या हो गया? देखो, बेंगलुरु सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, पर्टिकुलर सिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बेंगलुरु सिटी, आप इससे कुछ लिंक करो, ये ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करते हैं, बट ये पर्टिकुलर सिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बड़ोदरा सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स यूनाइटेड, ये हो गया नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? देखो, यह भी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है हमने पीछे बताया। ठीक है, और यह ओन्ड किए जाते हैं बाई देयर कस्टमर्स। जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका कुछ पैसा होगा, उस शेयर होगा। ठीक है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं इसको ओन किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। यह एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जो कि होता है वन वोट, वन पर्सन वन वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसे ही है ना, कि एक पर्सन एक वोट दे रहा है बेसिकली, तो यह इस प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, यह रजिस्टर्ड किसके अंदर है? यह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर यह रजिस्टर्ड है। ठीक है, रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जो कि किस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये हो गया। और बैंकिंग लॉ एक्ट 1965, इन दो लॉज के तहत कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वह आरबीआई के तहत, आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक को देख लेते हैं। इसे हम मर्चेंट बैंक भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह किससे डील करता है? फर्म प्राइमरीली। मतलब क्या है? मतलब यह प्राइमरीली सर्व करता है कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, रेदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे हो गया कॉरपोरेशन, बड़े बड़े कॉरपोरेशन हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका, ना कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बेस जो जो भी, मतलब ये इंडिविजुअल्स को सर्व नहीं करते, ये सारे कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब को कहीं ना कहीं वो करते हैं। ठीक है, सर्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। अब आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओरिजिनली इसे हम बोलते थे लैंड मोर्टगेज बैंक। ठीक है, लैंड मोर्टगेज बैंक पूछ लेता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अभी जो प्रेजेंट का सिचुएशन है उसमें हम क्या बोलते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। यह करता क्या है एग्जैक्टली? यह लॉन्ग टर्म लोन्स को, फाइनेंस को प्रोवाइड कराता है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर्स हो गया। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए यह लोन प्रोवाइड कराता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। स्पेशली किस चीज में? फॉर द परचेज ऑफ एग्री मशीनरी। एग्री मीन्स एग्रीकल्चर, मशीनरी मतलब जो मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा ट्रैक्टर। फॉर द लैंड इम्प्रूवमेंट, मतलब लैंड डेवलपमेंट या लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम ट्रैक्टर्स को परचेज करते हैं, वह एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मतलब क्या है? पहले इसको इस नाम से जानते थे। ठीक है, प्रेजेंटली इस नाम से जानते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड कराता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब 1 साल से ज्यादा ईयर्स के लिए। ठीक है,
जिसको हम बेसिकली जो एग्री मशीनरी होता है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को और एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ एडवाइजरी मतलब एक तरह से एडवाइस को देता है, उसको भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब किसको, जो अंडर डेवलप्ड है और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। स्पेशली हम उसे ही एक हायर रिस्क मतलब रिस्क हायर जो एरियाज होता है इकोनॉमिक सेक्टर में उसको बोलते हैं, ठीक है। आप ले सकते हो एमएसएमई हो गया, ठीक है। जो इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बैंक के तहत ही आती हैं। यहाँ से इसके द्वारा लोन दिया जाता है इन सब सेक्टर्स को, ठीक है। कौन कौन से बैंक्स आते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, एक्जिम बैंक, ठीक है। ये सारे बैंक्स कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बैंक के अंडर में आते हैं। किसको लोन देता है, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एमएसएमई, सपोज दैट एमएसएमई को दे रहा है, ठीक है। इसने लोन तो ले लिया सपोज दैट 1 लाख का, बट क्या हुआ, कुछ दिन चलने के बाद पता चला कि वर्क ही नहीं कर रहे हैं, एमएसएमई खत्म हो गया, बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क ज्यादा है ना। अगर खत्म हो गया एमएसएमई, मतलब जो स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, अगर वही खत्म हो गया तो कहाँ से फिर से लोन को रिपे करेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इसके लिए डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं, ये तो हमारा जितने भी बैंक्स थे उसका देख लिया, ठीक है। अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं, ठीक है। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। देखो, इसका जो हमें रूट है ना वह देखने को मिलता है 19th सेंचुरी में। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो बैंक ऑफ कलकत्ता था उसे रीनेम कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, ठीक है। इतना समझ आया। और उस टाइम पे जो 3 प्रेसिडेंसीज बैंक थे उसमें से कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बंगाल एक था, उसमें से एक बैंक ऑफ बंगाल था। और दो जो थे वह बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था। प्रेसिडेंसी बैंक मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बैंक्स वगैरह होते थे बेसिकली, एक तरह से जो प्रेसिडेंसीज वगैरह बने हुए थे उनमें, ठीक है। अब जो तीनों बैंक्स थे उसे अमेलगमेट किया गया, मतलब एक ही में मिला दिया गया 1921 में। फिर इसका नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1921 में, अमेलगमेट करके, ठीक है। जो भी बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था और बैंक ऑफ बंगाल, तीनों को मिला के बनाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई। हाँ, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे नेशनलाइज कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया 1955 में। फिर उसका नाम चेंज करके एसबीआई हो गया, ठीक है। तो देखो, आप इसका ओरिजिन यहाँ पे देख रहे हो 19th सेंचुरी में कैसे एसबीआई तक बना, इसका सफर मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है नेशनलाइज्ड, मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल एंड ऑनरशिप है प्राइवेट बैंक्स का, उसको ले लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये नेशनलाइज हुआ था 1955 में। ये हमारा फर्स्ट नेशनलाइजेशन था बैंक का। आगे बढ़ते हैं, अब बैंक नेशनलाइजेशन को देखें। नेशनलाइजेशन हमने पढ़ लिया एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब कंट्रोल और जो ओनरशिप है किसी भी प्राइवेट बैंक का वह गवर्नमेंट के अंडर में ले लेना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट मेजर नेशनलाइजेशन हुआ था वह हुआ था 1969 में। कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। जिसमें हमने लगभग 14 मेजर बैंकों को नेशनलाइज किया था। समझ सकते हो, काफी उस टाइम में बड़ा स्टेप था यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। अब ये हो गया। देखो, अगर नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो क्या रीजन रहा है कि मतलब गवर्नमेंट नेशनलाइज कर रही है, प्राइवेट इंटिटी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उस टाइम पे प्राइवेट इंटिटीज का मनमाना करते थे, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए गए। अब जो मेजर रीजन था अब उसको देखते हैं। देखो, जिसका ऑब्जेक्टिव था, जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑनरशिप और जो कंट्रोल है बैंक का बाय फ्यू बिजनेस फैमिलीज के द्वारा, मतलब जो फ्यू बिजनेस फैमिलीज के द्वारा बैंक को कंट्रोल किया जा रहा है उसको ब्रेक करना,
ठीक है, मतलब ऑनरशिप और जो कंट्रोल है उसको ब्रेक करना, जिससे कि जो कंसंट्रेशन है वेल्थ और इकोनॉमिक पावर का उसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे लोअर जो 1% तबका है जो लगभग आप बोल सकते हो 30% या 40% हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा था, उसको ब्रेक करना, यह मेजर रीजन था बैंक नेशनलाइजेशन का। इसके साथ साथ क्या था, मेक बैंक ए पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करना, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो बैंक है उसको एक्सटेंड करना रूरल एंड जो अनबैंक्ड एरियाज हैं। आपको पता है जो प्रेसिडेंसीज थी, बेसिकली जो लार्ज लार्ज सिटीज थे, जैसे हो गया बॉम्बे, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, ये सारी सिटीज पे अगर आप देखो तो वहाँ पे बैंक्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी काफ़ी लंबा टाइम लग गया था ये सारी चीज़ें होने में, ठीक है, रूरल एरियाज में आने। तो इस सब को जब बैंक नेशनलाइज हुआ तो उसके तहत कहीं ना कहीं इसको प्रमोट किया गया कि जो बैंक्स हैं उन्हें रूरल एरियाज में, स्पेशली जहाँ पे अनबैंक्ड एरिया, जहाँ पे बैंक्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे भेजा जाए, सो दैट जो हमारा विलेज एरियाज है, विलेज एरियाज है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनके वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उनको भी बैंक का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था, जो सेविंग्स था फ्रॉम द मासेस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, उसको मोबिलाइज करना। ठीक है, जब यह विलेज एरिया में इसको एक्सटेंड किया गया बैंक्स को, तो इससे क्या ही होगा, सेविंग्स को ऑब्वियसली मोबिलाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब विलेज एरिया के पॉपुलेशन सेविंग्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें आएंगे, बैंक को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, सेविंग्स की कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन होगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था उसका एम, देखो, और था कि जो नीड है प्रियोरिटी सेक्टर का उसको कैटर करना। प्रियोरिटी सेक्टर्स क्या है, जो वीकेस्ट सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, पॉवर्टी एलिविएशन जो चीजें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई है, इनकी जो नीड है उसकी पूर्ति करने के लिए भी यह एक काफी अच्छा स्टेप हुआ था बैंक नेशनलाइजेशन। ठीक है, उसके साथ साथ क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग को प्रमोट करना। क्लास बैंकिंग, देखो क्लास बैंकिंग जैसे हमने पहले देखा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, हाँ, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बैंकिंग को रन किया जाता था, उनको जो उस लेवल के पॉपुलेशन से उन्हीं को बस बैंकिंग की सुविधा मिलती थी। तो उसको खत्म करके हमें मास बैंकिंग, मतलब पूरे हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कंट्री है, वहाँ के जितने भी पॉपुलेशंस हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग उसमें लाना। ठीक है, मतलब जो बैंकिंग की फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड कराना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये होगा हमारा क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग। मतलब ये पूरा हमारा हमने देख लिया बैंक के नेशनलाइजेशन की ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में। ठीक है, अगर देखें तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। देखो 1991 में लाया गया था तो हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म भी आया था। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है, एलपीजी रिफॉर्म आया था उस टाइम पे। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो अभी काफ़ी कम थे, तो बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा डगमगा गया था उस टाइम पे। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लाया गया था। ठीक है, अब देखो उस टाइम पे बैंक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहे थे, मतलब वाई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लाया गया। ठीक है, देखो, लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बैंक को बनाया गया है ताकि वह प्रॉफिट को जनरेट कर पाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, बट क्या था कि प्रॉफिट ही नहीं वो मेक कर पा रहा है, मतलब प्रॉफिट ही कहीं ना कहीं अर्न नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यह एक मेजर रीजन था। ठीक है, हाई एसएलआर सीआरआर, ठीक है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था। देखो बेसिकली क्या होता है, हम इसे आगे डिटेल वे में पढ़ेंगे एग्जैक्टली एसएलआर सीआरआर है क्या, बट अभी बता दूं, जैसे क्या होता है, अगर कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक है, सपोज दैट एसबीआई हो गया, ठीक है, इसके पास सपोज दैट 100 रुपये कोई पर्सन जमा किया, तो सीआरआर में क्या होता है बेसिकली कि बैंक को जो पैसे जमा किया है उसका कुछ पैसा, कुछ अमाउंट, सपोज दैट 20% लगा दिया, ठीक है, नहीं 10% लगाओ, ठीक है, तो 100 रुपये जमा किया, 10 रुपये इसमें से इसे आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, किस लिए रखना होता है,
क्योंकि अगर कहीं बाद में एसबीआई को कुछ लिक्विडिटी इश्यूज वगैरह आ रही हैं तो वह इससे डायरेक्ट इसको ले सके, इससे कहीं ना कहीं उसका लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इसके पास बचा 90 रुपए, ठीक है, बैंक के पास अब 90 रुपए या लेंड कर सकता है, किसी को भी दे सकता है जो बिजनेसमैन है, कंज्यूमर्स हैं जिनको नीड है, ठीक है। ये हो गया हमारा सीआरआर। एसएलआर में क्या होता है, जितने भी पैसे आ रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए सपोज दैट आए, तो इसमें से बैंक को 20% लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एसेट मतलब जैसे हो गया गोल्ड, हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हो गई कैश, हो गया, ठीक है, उसमें अपने पास रखना होता है। तो 100 रुपए है, उसमें से अगर 20 रुपए वो अपने पास रखा है लिक्विड एसेट में, और 80 रुपए बचा तो 80 रुपए लेंड कर सकता है, ठीक है। देखो सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर में जो 10 रुपया इसने दिया है एसबीआई ने, यह आरबीआई के पास जमा होता है। इस पे आरबीआई के द्वारा कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर हम पैसे रख रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, बट इसमें कोई नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। एसएलआर में क्या है, एसएलआर तो ऐसे रखा रहता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है सीआरआर एसएलआर का, ठीक है। इसे हम और डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो जब हाई एसएलआर सीआरआर रहेगा, जैसे सीआरआर का मैंने बताया 10 रुपए रखा है, सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं हम 60% लगाएंगे, तो 100 रुपए आ रहा है तो 60 रुपए तो आरबीआई के पास रखा, तो बचा कितना इसके पास, बैंक्स के पास लोन देने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब जो प्रॉफिटेबिलिटी थी इसी वजह से और नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैंक के पास तो है ही नहीं पैसे, तो देगा कहीं नहीं, देगा कहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नो क्रेडिट डिसिप्लिन, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि आपको इस बेसिस पे लोन को देना है, उसको एग्जैक्ट वे में फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता था, बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते थे, ठीक है। पता चला कि उनके पास पैसे ही नहीं है जो उन्होंने डिपॉजिट लिया है उसको लौटाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे लोन मेला हो गया, लोन मेला ऐसे फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, ठीक है, पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप ले जाओ कम इंटरेस्ट पे 1% 2% पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देते रहना। स्पेशली जो हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको लोन मेला में बुलाया जा रहा है कि आप इतने पे पैसे इंटरेस्ट लो। तो कहीं ना कहीं कोई क्रेडिट डिसिप्लिन को बेसिकली मेंटेन नहीं किया जा पा रहा था, इस वजह से ये सारी चीज़ों सिचुएशन को ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लैक ऑफ कंपटिशंस। यार बैंक्स जैसे हो गया एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक ले लो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक बस प्रेजेंट है, आप जो प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, उनको कोई लाइसेंस ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। जब लाइसेंस ही आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, बैंक्स है ही नहीं, आपका खुद का एक बैंक है, तो कितना कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन नहीं रहेगा तो ग्रो कैसे होगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लेंडिंग, डायरेक्टेड मतलब बेसिकली कि एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को, ग्रुप्स को, मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पे, रेगुलेटरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं लोन को देना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें थी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लाया गया 1991 में। अब तो हमने देख लिया प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स बैंक्स के द्वारा फेस किए जा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं रिफॉर्म्स क्या मेड किए गए। देखो फर्स्ट क्या था, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया, ठीक है। बैंक रिस्पॉन्ड करेगा मार्केट कंडीशंस पे, जैसे मार्केट की कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग बैंक्स लोन्स को प्रोवाइड कराएगा, बैंक्स इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो मार्केट की कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स लाया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब बेसिकली था कि जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, ठीक है, आपका टेन्योर है कि आप 62 साल तक जॉब कर सकते हो, तो इसको पहले 50 साल पे इनको रिटायरमेंट दे दिया गया, ठीक है। और जितना भी 12 साल बचे उसका कंपनसेशन दे दिया गया, ठीक है। ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम था। एक किस लिए लाया गया था, क्योंकि जो उस टाइम पे थे कहीं ना कहीं 62 साल बहुत पुराने आइडियोलॉजी के थे बेसिकली, तो उनमें जो अभी हमारा बैंक डेवलप हो रहा था उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उससे मैच नहीं खा पा रहे थे उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसकी वजह से इन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, फॉर बेटर वर्क कल्चर, ताकि वर्क कल्चर को मेंटेन किया जा सके, और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है बैंकिंग सिस्टम्स की उसको इन्हेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस कर दिया गया। जैसे मैंने बताया ना, सीआरआर एसएलआर कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर था बैंक की प्रॉफिट ना कर पाने में, तो उसको कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अभी देखें तो सीआरआर है आई थिंक 4% या 4.5%, एसएलआर को 18% रखा गया है। तो पहले जो 60% 40% था, आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखा गया है।
तो इसको रिड्यूस किया गया है, बेसल नॉर्म्स को लाया गया, आगे पढ़ेंगे एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। इसके नॉर्म्स हैं ताकि सेफ एंड सिक्योर बैंकिंग को प्रमोट किया जा सके। ये पूरा नॉर्म्स है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को हम पढ़ेंगे डिटेल वे में आगे आने वाले लेक्चर्स में, इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद एफडीआई जो था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 74% प्राइवेट बैंक्स में कहीं ना कहीं दे दिया गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बैंक्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ बैंक कंसोलिडेशन की तरफ भी काफ़ी अच्छा कदम लिया गया थ्रू मर्जर्स, मतलब बहुत सारे बैंक्स को मर्ज करके उसको कंसोलिडेट किया गया, ठीक है। इंद्रधनुष इसे 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, टू रिवैम्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और उसके साथ साथ जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बैंक्स की, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिवैम्प करना और ओवरऑल परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना, तो इसका इंद्रधनुष का बेसिकली एम ए था, ठीक है। ये हो गया रिफॉर्म्स जो मेड किए गए बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि हमें साउंड एंड सेफ बैंकिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक्स में जमा हो रहे हैं वही लॉस में चला जाए, ठीक है। एक सेफ बैंकिंग और साउंड बैंकिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करना इसका रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था, कंपटीशन एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करना, कंपटीशन बढ़ा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह भी काफी एक अच्छा कदम था, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथन बैंकिंग सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम को इतना मजबूत करना कि अगर कोई ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आती है, ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं, तो उससे हमारा बैंकिंग सिस्टम फेस कर पाए, उससे हमारा इकोनॉमी लॉस में ना जाए, मतलब मेंटेन हो जाए, मेंटेन कर सके, ठीक है। देखो, टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आ रही हैं, जैसे अभी देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 पैंडेमिक आया, ठीक है। उसके उसके बाद देख ही रहे हो आप कितना डाउनफॉल हुआ था, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम, जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमारा इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना ओवरऑल वर्ल्ड का हुआ था, ठीक है। जैसे यूके हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, यूएसए में जितना बैंकिंग का डिमिनिश देखा गया था बैंकिंग सेक्टर में, उतना हमने उतना हमने फेस नहीं किया, ठीक है। तो उसी पे बेसिकली बात कर रहा है कि स्ट्रेंथन करना बैंकिंग सिस्टम को, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन करना, बैंक को मॉडर्नाइजेशन करना, ताकि जो कस्टमर्स हैं उसका बेनिफिट ले सकें। मॉडर्नाइज मतलब क्या है बेसिकली, अभी आप देखते होंगे जो दादा दादी लोग होते हैं, वो बैंक में जाते हैं, एक फॉर्म को फिल करते हैं, फिर बैंक में पैसे को जमा करते हैं, ठीक है। निकालना होता है, जाते हैं फॉर्म को फिल करते हैं, फिर पैसे को निकालते हैं। अभी हम लोग का जनरेशन क्या है, डायरेक्ट यूपीआई यूज कर रहा है, डायरेक्ट मतलब पैसे जमा करना, एटीएम में जाके पैसे को जमा कर दे रहा है, ठीक है। जो डिपॉजिट कैश डिपॉजिट मशीन होते हैं वहां पे जाके जमा कर दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो, अगर इस एक काफी लेंदी प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या था, इंक्लूसिव बैंकिंग को प्रमोट करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एक्सेसिबल अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करना टू ऑल सेगमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। स्पेशली जो अनसर्व्ड और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वहां पे, ठीक है। मतलब क्या है, एक्सेसिबल और जो अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उसको प्रोवाइड कराना हमारे मार्जिनल कम्युनिटी को, और स्पेशली जो अनसर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पे, ठीक है। इंक्लूसिव बैंकिंग का ये बेसिकली मतलब हो गया। तो इसको भी प्रमोट करने की बात की गई थी इस रिफॉर्म की, मतलब इस रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव ये भी था, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। फिर आता है नरसिम्हम कमिटी, इनके द्वारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। उसमें था कि फर्स्ट था कि नो मोर नेशनलाइजेशन, अब बैंक को नेशनलाइज अब नहीं करना है, बहुत हो गया नेशनलाइजेशन, ठीक है। अब जो भी है वो खत्म करना है। इसके साथ क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको इक्वल दर्जे का कहीं ना कहीं एक फील्ड प्रोवाइड कराना, सो दैट वह अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली कर पाए, ठीक है। चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, या फिर फॉरेन बैंक्स हो, सबको एक कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड कराना। उसके साथ साथ क्या था, थर्ड, कुछ बैंक्स जो है ना उसको सिलेक्ट करना कि वह ग्लोबली ऑपरेट कर पाए, जैसे एसबीआई हो गया। एसबीआई को सिलेक्ट करना ग्लोबली ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ रिड्यूस एसएलआर,
SLR रिड्यूस होगा, मोर रिसोर्सेज होंगे बैंक के साथ, वह ज़्यादा लेंडिंग करेगा जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। रिड्यूस CRR, CRR को करना इंक्रीज लैंडेबल रिसोर्सेज, लैंड ज़्यादा रिसोर्सेज को लैंड करेगा, ठीक है, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये हो गया इतना नरसिम्हा। और उसके साथ साथ क्या था, रेशनलाइज एंड बेटर टारगेटिंग प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमने पीछे देखा है, MSME हो गया, ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हो गए और स्टार्टअप्स हो गए, इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक रेशनल और बेटर टारगेट करके उनको लोन वगैरह को प्रोवाइड कराना, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रूडेंशियल नॉर्म्स, बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन। प्रूडेंशियल नॉर्म देखो, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइन या फिर आप बोल सकते हो रूल है जो RBI के द्वारा दिया जाता है टू इनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के वजह के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म RBI के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, जिससे रिस्क का बेटर वे में मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। साथ ही साथ जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं या फिर उसके द्वारा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बना रहे हैं, ठीक है। और डीरेगुलेट इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया जाए, इसको भी मैंने बताया, ठीक है। सेटअप ARC, मतलब एसेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करना, सो दैट वह जो बैड लोन्स हैं, जो NPAs हैं, उसको टेक ओवर कर पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, वह उसको टेक ओवर, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल वे में आगे, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा, जो बैड लोन्स है बैंक में उसको लेकर उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ARC के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, डिटेल है इसका काफ़ी अच्छा वो है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नरसिम्हम कमेटी था उनके द्वारा जो यह रिकमेंडेशन दिया गया था, उसको बहुत सारा जो रिफॉर्म्स, बहुत सारा जो रिकमेंडेशन था उसमें जो इम्प्लीमेंट हुआ था, SLR CRR को रिड्यूस कर दिया गया सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, उसमें जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट का, सपोज दैट 70% या फिर 100% ले लो शेयर्स हैं गवर्नमेंट का, ठीक है, इसमें से कुछ शेयर 30%, 20% को बेच देना किसी भी प्राइवेट एंटिटी को, ठीक है। इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लाइसेंस को प्रोवाइड कराना प्राइवेट बैंक्स को, ठीक है। SBI जो एसोसिएटेड बैंक्स थे उसको मर्ज कर देना SBI से। ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, उसको उसका भी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सारी, अब बैंक लोन गुड एंड बैड को देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, लोन हो गया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड लोन होता है और सब स्टैंडर्ड, दो टाइप्स के लोन होते हैं, ठीक है। एक हो गया स्टैंडर्ड आपका, एक हो गया सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लोन क्या होते हैं, वह लोन्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है दोनों पे किया जा रहा है बोरोवर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे क्या हुआ, 100 रुपये आप किसी को लोन दिया, ठीक है, इस पे बैंक ने बोला कि मैं ठीक है लोन तो दे रहा हूँ, बैंक ने लोन दिया, लोन बैंक ने बोला कि मैं तो लोन दे रहा हूँ, इस पे मैं आपको 10% लूंगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और इतने टाइम पीरियड के लिए दिया था, ठीक है। अब इसमें देखें तो जितने भी लगा, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, हाँ, या फिर 1 महीने 2 महीने ले लो, अगर बैंक उतने जो बोरोवर था उतने दिन में 100 रुपए तो पे किया, प्लस इंटरेस्ट जो 10 रुपए हुआ वो भी पिया, मतलब 110 रुपए अगर पूरा पे किया, दैट इज परफॉर्मिंग असेट। NPA, इस सब स्टैंडर्ड लोन क्या होता, इसमें होता है कि NPA हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका ना प्रिंसिपल पे किया गया है बोरोवर के द्वारा, ना इंटरेस्ट को पे किया गया है, ठीक है, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड लोन बोलेंगे। अगर हम देखें तो NPA जो है सब स्टैंडर्ड लोन, वह कई सारे फ्रेजेस से होके गुजरता है, जैसे ठीक है, इफ बोरोवर डज नॉट पे ड्यू, मतलब अगर उसका जो ड्यू है वह नहीं पे किया फॉर 90 डेज, मतलब जैसे दो दो महीने हो गए, ठीक है, तो 2 महीने के बाद उसे पे करना था, 2 महीने के बाद पे करना था, ठीक है, 2 महीने के बाद अगर 90 डेज हो गए तब तक वह उसका ड्यू नहीं पे कर पाया, तो उसे हम NPA या फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। अगर वही स्पेशल मेंशन अकाउंट रिमेन, मतलब बना रहा है फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, मतलब 12 मंथ तक, 12 मंथ तक अगर यही बना रहा है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट हम बोल देंगे, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट था, ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, ठीक है। आफ्टर 12 मंथ ये डाउटफुल एसेट हो जाता है कि अरे ना इसका प्रिंसिपल आने वाला ना इंटरेस्ट आने वाला, ठीक है, इसे हम डाउटफुल एसेट में डालेंगे। तो ये हो गया जो फ्रेजेस थे बेसिकली NPA के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस एसेट क्या होता है, ऐसे एसेट जो कि वीकनेस और लाइकली टू बिकम NPA, मतलब ऐसा एसेट जो शो कर रहा है कि वीकनेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बैंक्स के द्वारा कि लग रहा है इसका ना हमें हमारे पास प्रिंसिपल आएगा ना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इस लोन का, तो उसे हम
स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर हम 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 11% जो टोटल लोन अभी तक दिया गया है सारे बैंक्स का, ऑल बैंक्स, उसमें से एनपीए है, ठीक है, 11% एनपीए है। उसमें से अगर देखें तो मोर देन 90% पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उसमें एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस एसेट, बेसिकली हम बात कर रहे हैं उसका। आगे चलते हैं। अब एनपीए होता क्या है? बैड लैंडिंग प्रैक्टिस, मतलब जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेशंस दिए जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए जा रहे हैं, उसको आप एग्जैक्ट वे में फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपने मनमाना की तरफ दे रहे हो जितना भी पैसे उनको, किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए, विदाउट कोलेटरल एंड ऑल, ठीक है। तो इसकी वजह से बैंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से कहीं ना कहीं एनपीए होता है। स्लो डाउन इन इकॉनमी, इकॉनमी में स्लो डाउन है, ठीक है। आपने किसी बिजनेसमैन को पैसा दिया, ठीक है, बैंक है, कोई पर्सन है। अब इकोनॉमी में जब स्लो डाउन चल रहा है, इसके पास पैसे हैं नहीं, तो कहाँ से रिपे करेगा? जब इकोनॉमी बूम करती है तभी तो पैसे आएंगे यार। जब पैसे ही नहीं है बंदे के पास तो कहाँ से देगा? तो स्लो डाउन इन इकोनॉमी, स्लो डाउन इकोनॉमी में स्लो डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं एनपीए की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये तो काफी अच्छा एग्जांपल है। देखो, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है, नहीं ये बैंक हो गया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गया, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। ये हाउसेज हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। हम इतना 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 दे रहे हैं, जब इसका बिल आएगा तो ये पे करेगा ही, हाँ, ये पे करेगा तो हम इसे बैंक को दे देंगे। जो लोन लिया रहेगा बैंक के द्वारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम ही ले लो, हम, तो हम उसको पे करेंगे। तब तक गवर्नमेंट आती है, ठीक है। गवर्नमेंट आती है, बोलती है हम अपने मैनिफेस्टो में, आप मुझे जिता दो, मैं आपका बिजली पानी सब फ्री कर दूंगा। ये भाई साहब जीत जाते हैं, बिजली पानी फ्री कर देते हैं। तो बैंक के द्वारा, जो डिस्कॉम के द्वारा लोन लिया गया था कि बिल आएगा तो मैं पे कर दूंगा इस लोन को, बट गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकार बनी, बिजली पानी मुक्त कर दिया, तो फिर कहाँ से आएगा इसके पास? अभी तो ये भाई साहब तो भूल गए कि अरे इसको भी तो पैसे देने हैं यार। तो जिसकी वजह से क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉस में चली जाती हैं, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया? ये सारा चीज है। उसके बाद स्टील कंपनीज लॉसेस ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स जो आ रहे हैं स्टील्स के, हाँ, उससे जो स्टील कंपनीज लॉसेस को फेस कर रही हैं, लॉसेस को फेस करने जब कर रही हैं, तो जो बैंक से लोन लिया गया था बिजनेस को रन करने के लिए, वो उसको रिपे नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से एनपीए अकर हो रहा है, ठीक है। अब हाई लेवल एनपीए का मतलब क्या है? पहला, जो बैंक की प्रॉफिट है वह डिमिनिश कर जाएगी, मतलब जिसके लिए बैंक ने पैसे दिए थे वही नहीं आ रहा, ना उसका प्रिंसिपल ही आ रहा है, ना उसका इंटरेस्ट ही आ रहा है, तो बैंक की प्रॉफिट कहाँ से होगी यार, ठीक है। ये तो हो गया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो बोरोइंग का कॉस्ट है, ये तो हो गया। इनका जो एनपीए हो गया, मतलब जब एनपीए ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो अगर कोई पर्सन आता है तो जो अभी तक इसको 4% पे दिया जा रहा था लोन, अब इसके पास पैसे ही नहीं है तो क्या करेगा, 12% पे देगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, ठीक है। जहां पे उसे 104 रुपये पे करने थे, अब 112 रुपये पे करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सफर, जब बैंक के पास पैसे ही नहीं है तो पैसे कहाँ से, जो इन्वेस्टमेंट पर्सन करेगा, जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पैसे कहाँ से लाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ए बैंक क्लोज डाउन, बैंक अगर बंद हो जाता है पैसे ना होने की वजह से, या फिर दिवालिया हो जाना, बैंक हो गया, ठीक है। अगर बैंक क्लोज डाउन हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स ने पैसे रखा है उसमें, उसका लॉस। अब क्या हुआ, जो बैंक है बेल आउट पैकेज के लिए अप्लाई करेगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी डगमगा जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया जो हाई एनपीएज है उस लेवल का, उसका मतलब क्या है बेसिकली इकोनॉमी में, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, देखो ये मैं दिया हुआ है एग्जांपल बेसिकली, ठीक है। इस ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में। कैपिटल एजुकेशन नॉर्म हो गया, सरफासी एक्ट हो गया, ठीक है, एआरसी हो गया, फोरक्लोजर हो गया, वन टाइम सेटलमेंट हो गया, इंटरेस्ट वेवर हो गया, राइट ऑफ राइट डाउन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया, आईबीसी हो गया,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017 में जो रेगुलेशंस लाया गया था उसको देखेंगे, ठीक है। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।